इस वीडियो में हम प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स को पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो असल में ट्रू सेल्स नहीं होते। यानी कि ये बोन मैरो में मौजूद मेगाकार्डियोसाइट्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं और यही वजह है कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता। पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और फंक्शनली पावरफुल होते हैं। देखिए, बोन मैरो में मेगाकार्डियोसाइट्स बहुत बड़े सेल्स होते हैं और उनका साइटोप्लाज्म लॉन्ग एक्सटेंशन बनाता है। इन एक्सटेंशन से छोटे छोटे टुकड़े टूटकर ब्लड में चले जाते हैं और यही प्लेटलेट्स बनते हैं। इसलिए आप प्लेटलेट्स को ऐसे समझो कि फैक्ट्री के से निकले स्पेयर पार्ट्स हैं जो स्पेसिफिक इमरजेंसी काम के लिए बने होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग रोकने के लिए। देखिए, प्लेटलेट्स का साइज है वो काफ़ी छोटा होता है, लगभग 2 से 3 माइक्रोमीटर। नॉर्मल कंडीशन में ये डिस्कॉइड यानी कि डिस्क लाइक शेप के होते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं इंजरी होती है प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट होकर स्पाइकी और इर्रेगुलर शेप में आ जाते हैं, जिससे कि ये सरफेस पर अच्छे से चिपक सके और आपस में जुड़ सके। ये शेप चेंज प्लेटलेट एक्टिवेशन में सबसे पहला साइन होता है। अब इनकी सेल मेम्ब्रेन या कि सरफेस की बात करें तो देखिए, प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन काफ़ी स्पेशल होती है क्योंकि इसी पर क्लोटिंग से जुड़ा हुआ पूरा मैकेनिज्म डिपेंड करता है। इसकी मेम्ब्रेन पर कई इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि जीपीएल जीपीएलबी। ये इंजर्ड वेसल की सरफेस पर मौजूद वॉल विलब्रेंड फैक्टर वीडब्ल्यूएफ से बाइंड करता है। जीपीएलएलबी या फिर ट्रिपल एल ए, ये फाइब्रिनोजन से बाइंड करके प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ता है। अगर इन रिसेप्टर्स में डिफेक्ट हो जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल होने के बावजूद भी क्लॉट नहीं बनता। देखिए, प्लेटलेट्स के अंदर कुछ स्पेशल स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स प्लेटलेट्स के लिए इमरजेंसी किट की तरह काम करते हैं। इनमें क्लॉट बनाने की और हीलिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसके लिए इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल्स और प्रोटीन्स भरे रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये प्लेटलेट के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जैसे कहीं ब्लड वेसल टूटती है और प्लेटलेट एक्टिवेट होता है, तब ये ग्रेन्यूल्स तुरंत अपना कंटेंट बाहर रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को प्लेटलेट सीक्रेशन रिएक्शन कहा जाता है, और यही रिएक्शन प्लेटलेट प्लग को स्ट्रॉन्ग क्लॉट में बदलने में हेल्प करता है। प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स। इनमें मेनली प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजेन, नॉन विलब्रेंड फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ, फाइब्रिनेक्टिन, ये इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और जब प्लेटलेट एक्टिवेट होता है तो ये प्रोटीन्स बाहर निकलकर क्लॉट को मजबूत बनाने का काम करते हैं, प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और आसपास के टिश्यू में हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। पीडीजीएफ यानी कि प्लेटलेट ड्राइव प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये खास तौर पर आसपास के सेल्स को डिवाइड करने और नए ब्लड वेसल्स बनाने और वुंड रिपेयरिंग को तेज करने में मदद करते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स सिर्फ ब्लीडिंग रोकने का काम नहीं करते, बल्कि चोट भरने की प्रक्रिया भी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर अल्फा ग्रैन्यूल्स में डिफेक्ट हो तो क्लॉट कमज़ोर बनता है और वुंड हीलिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, जैसे कि ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम में होता है। और जो इसके दूसरे टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप, वो है डेंस ग्रैन्यूल्स या फिर जिसको डेल्टा ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं।
इनमें छोटे पर काफ़ी पावरफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एडीपी, कैल्शियम, एटीपी और सेरोटोनिन। इनका मेन काम होता है प्लेटलेट रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करना। एडीपी आसपास के प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके इंजरी साइट की तरफ बुलाता है, जिससे ज़्यादा प्लेटलेट्स आकर प्लग को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैल्शियम है वो क्लॉटिंग कैस्केड के कई स्टेप्स के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए डेंस ग्रेन्यूल्स कोएगुलेशन प्रोसेस को तेज करते हैं। सेरोटोनिन ब्लड वेसल को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लीडिंग कम होती है और प्लेटलेट प्लग को स्टेबल बनाने का टाइम मिलता है। अगर डेंस ग्रेन्यूल्स ठीक से काम न करें तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे प्लेटलेट स्ट्रॉन्ग पूल डिजीज कहा जाता है। प्लेटलेट्स में तीसरा टाइप भी होता है, जिसको लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इनका रोल क्लॉट बनने के बाद के फेज में ज़्यादा होता है, जहाँ ये डैमेज्ड टिश्यू को साफ करने और हीलिंग के दौरान टिश्यू रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्लॉट के आसपास के डेड सेल्स और डर्बिस को हटाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि नई हेल्दी टिश्यू बन सके। ग्रेन्यूल्स के रिलीज का प्रोसेस भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है। इंजरी के बाद प्लेटलेट शेप बदलता है, उसकी मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल्स से फ्यूज होती है और ग्रेन्यूल्स का कंटेंट ओपन कैंडिलिकुलर सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। इस कोऑर्डिनेटेड रिलीज की वजह से ही प्लेटलेट प्लग जल्दी बनता है, कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है और हीलिंग सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यह सिक्रेशन रिएक्शन ठीक से न हो तो क्लॉट बनने की पूरी प्रोसेस कमज़ोर पड़ जाती है। इस तरह देखिए, प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल्स प्लेटलेट्स सिर्फ एक सिंपल सेल फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट हेमोस्टेटिक और हीलिंग यूनिट होता है। ग्रेन्यूल्स की वजह से प्लेटलेट्स बाइंडिंग रोकने, क्लॉट को मजबूत बनाने, ब्लड वेसल को कंट्रोल करने और टिश्यू रिपेयर शुरू करने जैसे कई सारे काम एक साथ करते हैं। इसलिए प्लेटलेट डिसऑर्डर में सिर्फ काउंट देखना काफ़ी नहीं होता, ग्रेन्यूल फंक्शन और सीक्रेशन मैकेनिज्म ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हेमोस्टेसिस, यानी कि ब्लीडिंग को रोकना। जैसे ही किसी ब्लड वेसल में चोट लगती है, प्लेटलेट्स तुरंत उस जगह पर पहुंचकर इंजर्ड सरफेस से चिपक जाते हैं। यह प्रोसेस प्लेटलेट एडेशन कहलाती है और इसमें वॉन विलब्रेंड फैक्टर मदद करता है। एडेशन के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अपना शेप बदलते हैं और स्पाइकी हो जाते हैं, ताकि वे सरफेस से मजबूती से चिपक सके और दूसरे प्लेटलेट्स को भी पकड़ सके। इसके बाद प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर एक टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, जो ब्लीडिंग को तुरंत रोकने का काम करता है। यह प्लग खासकर छोटी ब्लड वेसल्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्लेटलेट प्लग बनने के साथ साथ प्लेटलेट अपने ग्रेन्यूल से कई इंपॉर्टेंट केमिकल और क्लॉटिंग रिलेटेड प्रोटीन्स रिलीज करता है, जैसे फाइब्रिनोजेन फैक्टर 5, एडीपी और कैल्शियम। ये सब्सटेंस कोएगुलेशन कैस्केड को तेज करते हैं, जिससे कि प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है और क्लॉट स्टेबल हो जाता है। यानी कि प्लेटलेट्स सिर्फ खुद प्लग नहीं बनाते, बल्कि प्रॉपर ब्लड क्लॉट बनाने में भी एक्टिवली मदद करते हैं। प्लेटलेट का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि इंजरी साइट पर ब्लड वेसल को थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रिक्ट कर देना। प्लेटलेट्स सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं। इससे उस जगह पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है, और साथ ही प्लेटलेट प्लग को बनने का समय भी मिल जाता है। ब्लीडिंग रुकने के बाद प्लेटलेट्स का काम खत्म नहीं होता। प्लेटलेट्स अपने अल्फा ग्रेन्यूल से ग्रोथ फैक्टर
खासकर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF इसको रिलीज करते हैं, जो आसपास के टिश्यू सेल को रिपेयर के लिए स्टिमुलेट करता है। ये ग्रोथ फैक्टर नई ब्लड वेसल्स बनने, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करने और कोलेजन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि वुंड हीलिंग और टिश्यू रीजनरेशन स्टार्ट होता है। इसी वजह से प्लेटलेट को हीलिंग प्रोसेस का ट्रिगर भी मानते हैं। देखिए, इस तरह प्लेटलेट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरह काम करते हैं। पहले ब्लीडिंग रोकते हैं, फिर क्लॉट को मजबूत करते हैं, ब्लड वेसल को कंट्रोल करते हैं और आखिर में टिश्यू रिपेयर की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी में नए प्लेटलेट्स बनते हैं। यह प्रोसेस बोन मैरो के अंदर होती है और प्लेटलेट्स सीधे नहीं बनते, बल्कि ये बहुत बड़े सेल से निकलते हैं, जिनको मेगाकार्योसाइट्स कहते हैं। मेगाकार्योसाइट्स बोन मैरो के सबसे बड़े सेल्स होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और यही टुकड़े प्लेटलेट्स बनते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स को ट्रू सेल्स नहीं बोलते, बल्कि सेल फ्रेगमेंट बोलते हैं। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, ताकि न तो प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो और न ही काफ़ी ज़्यादा हो। इस कंट्रोल का मेन हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोइटीन, TPO। TPO बॉडी में प्लेटलेट्स प्रोडक्शन का मास्टर रेगुलेटर होता है। जब ब्लड में प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है तो TPO का इफेक्ट बढ़ जाता है और बोन मैरो के मेगा कार्योसाइट्स को सिग्नल मिलता है कि ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने हैं और इसके रिस्पॉन्स में मेगा कार्योसाइट्स का साइज बढ़ता है और उनसे ज़्यादा प्लेटलेट्स रिलीज होने लगते हैं। थ्रोम्बोपोइटीन मेनली लीवर में बनता है और थोड़ी मात्रा में किडनीज और बोन मैरो भी इसे बनाती है। लीवर कॉन्टिन्यूसली TPO बनाता रहता है, लेकिन ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स TPO को बाइंड करके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। इसलिए जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ज़्यादा फ्री TPO अवेलेबल रहता है और प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं तो TPO ज़्यादा बाइंड हो जाता है और प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। इस तरह बॉडी एक फीडबैक मैकेनिज्म से प्लेटलेट काउंट को बैलेंस में रखती है। देखिए, अगर बोन मैरो ठीक से मेगाकार्योसाइट्स न बना पाए, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या कीमोथेरेपी के बाद होता है, तो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन गिर जाता है और पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। वहीं कुछ बोन मैरो डिजीज में मेगाकार्योसाइट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है और क्लॉट बनने का रिस्क भी बढ़ता है। इस तरह थ्रोम्बोपोसिस एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है, जिसमें बोन मैरो की फैक्ट्री और लीवर का हार्मोन मिलकर एंश्योर करते हैं कि बॉडी में ब्लीडिंग रोकने के लिए हमेशा पर्याप्त प्लेटलेट्स अवेलेबल रहें। प्लेटलेट्स काउंट का मतलब होता है ब्लड के एक माइक्रोलीटर में मौजूद प्लेटलेट्स की संख्या। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है। यह रेंज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी रेंज में प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकने और क्लॉट बनाने का काम सेफली कर पाते हैं, बिना अननेसेसरी क्लॉट बनाए। जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो बॉडी की ब्लीडिंग रोकने की कैपेसिटी कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स में मामूली चोट लगने पर भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और स्किन पर छोटे लाल धब्बे, पैचेज और गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग का भी रिस्क होता है, जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसलिए डिजीज़ डेंगू, कीमोथेरेपी या बोन मैरो डिजीज़ में प्लेटलेट काउंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इसके उल्टा जब पेशेंट में प्लेटलेट काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है,
तो ब्लड में क्लॉट बनने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा प्लेटलेट्स आपस में आसानी से चिपक कर एबनॉर्मल क्लॉट बना लेते हैं, जो ब्लड वेसल को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कि फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स फंक्शनली नॉर्मल नहीं होते। इसलिए प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज में रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्लेटलेट काउंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फीवर केसेस, सर्जरी से पहले, कीमोथेरेपी पेशेंट्स और आईसीयू पेशेंट्स में रूटीन चेक किया जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली पेशेंट की सेफ्टी से जुड़ा हुआ पैरामीटर है। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या में प्रॉब्लम होती है, और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, जिसमें कि उनकी संख्या तो नॉर्मल होती है पर उनका फंक्शन ठीक से काम नहीं करता। दोनों ही कंडीशन में प्लेटलेट पेशेंट को ब्लीडिंग या कि फिर क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके कारण अलग अलग होते हैं। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर में सबसे कॉमन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है, और जब यह इससे नीचे गिर जाता है तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोन मैरो फेलियर, वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन जैसे कि आईटीपी, ड्रग्स या स्प्लीन में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। ऐसे पेशेंट में स्किन पर छोटे छोटे रेड स्पॉट, पैचेस, गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग और चोट लगने पर ज़्यादा खून बहना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का दूसरा टाइप होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह इंक्रीज रिएक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या सर्जरी के बाद, जहां बॉडी टेम्पररी ज़्यादा प्लेटलेट्स बना लेती है। लेकिन कुछ बोन मैरो डिसऑर्डर में प्लेटलेट्स परमानेंटली ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसे प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से पैराडॉक्सिकली ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सीरियस रिस्क होता है एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कि फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन बनती है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव प्लेटलेट्स डिसऑर्डर की। देखिए, क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर में प्लेटलेट्स काउंट तो नॉर्मल रहता है, पर प्लेटलेट्स प्रॉपरली काम नहीं करते। इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर ठीक से चिपक नहीं पाते, आपस में ठीक से जुड़ नहीं पाते, या कि फिर क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, जैसे कि गैंजमन थ्रोम्बोस्थेनिया या बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम में, या कि फिर एक्वायर्ड भी हो सकती है, जैसे कि एस्पिरिन जैसी ड्रग्स में प्लेटलेट्स है वो फंक्शन और उसके फंक्शन सप्रेस हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल दिखता है, जिससे डायग्नोसिस के लिए प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जो डिस्टिंक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ट्रीटमेंट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न या कोज करेक्शन की तरफ जाता है, और अगर फंक्शन डिफेक्ट है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि अंडरलाइंग डिफेक्ट को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इसलिए प्लेटलेट डिसऑर्डर में हमेशा यह देखना ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम नंबर की है या कि फिर क्वालिटी की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वह कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी सेल्स होते हैं, इसलिए इनके कम होने पर बॉडी की हेमोस्टेसिस कमज़ोर हो जाती है और पेशेंट को आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कई कॉज हो सकते हैं। एक बड़ा कारण होता है बोन मैरो फेलियर का, जहां बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में मेगाकार्योसाइट्स नहीं बना पाती,
जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के बाद। दूसरा कॉमन कॉज होता है प्लेटलेट्स का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, जिसमें प्लेटलेट्स बन तो रहे होते हैं लेकिन जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यह कंडीशन आईटीपी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में होती है, जहां बॉडी खुद प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। और डेंगू में भी प्लेटलेट्स तेजी से डिस्ट्रॉय होती हैं। और जो मैरो सप्रेशन भी काफ़ी हद तक होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स और इन्फेक्शन भी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की क्लिनिकल फीचर्स मेनली ब्लीडिंग से रिलेटेड होते हैं। सबसे कॉमन साइन होता है स्किन पर छोटे छोटे लाल डॉट्स दिखाई देना, जिन्हें पैचेस कहते हैं। इनके अलावा गम ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग और मामूली चोट लगने पर बड़े निशान दिखाई देते हैं। सीवियर केस में इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे कि ब्रेन या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग भी हो सकती है। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्लेटलेट काउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा गिरने पर पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो या सर्जरी करनी हो। साथ ही उसके अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि आईटीपी में स्टेरॉइड्स, डेंगू में सपोर्टिव केयर और बोन मैरो फेलियर में स्पेसिफिक थेरेपी। इस तरह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिर्फ एक लैब फाइंडिंग नहीं होती, बल्कि एक सीरियस क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग रिस्क है डायरेक्टली प्लेटलेट काउंट से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए टाइमली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस वह कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट 4 लाख पर माइक्रोलीटर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्लेटलेट्स का काम ब्लीडिंग को रोकना होता है, पर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो ये नॉर्मल हेमोस्टेसिस के बजाय एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल ब्लॉक होने का खतरा बढ़ता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस के कॉजेज दो तरह के हो सकते हैं। सबसे कॉमन है रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसमें बॉडी किसी स्ट्रेस या इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में टेम्पररीली ज़्यादा प्लेटलेट्स बना लेती है। यह कंडीशन इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, आयरन डेफिशिएंसी, सर्जरी के बाद या ब्लड लॉस के बाद देखी जाती है। इस टाइप में प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ होता है, लेकिन प्लेटलेट्स अक्सर नॉर्मल फंक्शन करते हैं, और जैसे ही अंडरलाइंग कोज ठीक होता है, काउंट भी नॉर्मल हो जाता है। दूसरा टाइप है प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो बोन मैरो की डिजीज से होता है, जैसे प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इसमें बोन मैरो खुद ही एक्सेसिव प्लेटलेट्स बनाने लगता है बिना बॉडी की ज़रूरत के। इस कंडीशन में प्लेटलेट्स सिर्फ ज़्यादा नहीं होते, इसके साथ कई बार फंक्शनली एबनॉर्मल भी होते हैं, जिससे क्लॉट और ब्लीडिंग दोनों का रिस्क बढ़ सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का सबसे बड़ा डेंजर है एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट्स ब्रेन की ब्लड वेसल में बने तो स्ट्रोक, लेग्स की वेन में बने तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और हार्ट की आर्टरीज में बने तो हार्ट अटैक जैसी सीरियस डेंजरस प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। कुछ केसेस में पैराडॉक्सिकली ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स की क्वालिटी खराब होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी ज़्यादा हो तो डॉक्टर यह इवेल्युएट करता है कि यह रिएक्टिव है या बोन मैरो डिजीज से रिलेटेड है, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करता है। डेंगू पेशेंट में प्लेटलेट काउंट तेज़ी से क्यों गिरता है? क्योंकि जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और बोन मैरो सप्रेस हुई होती है। देखिए, वायरस जो है वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और मैरो भी टेम्परली सप्रेस हो जाती है। इसी वजह से प्लेटलेट्स काउंट है वो तेज़ी से गिरने लगता है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। क्यों?
क्योंकि प्लेटलेट के फंक्शन में डिफेक्ट है। देखिए, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में नंबर तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन एडेशन या एग्रीगेशन ये खराब होता है। सर्जरी के बाद प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ क्यों मिल सकता है? क्योंकि रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी इंजरी और इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाती है। आईटीपी में प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट्स में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। एंटीबॉडी स्प्लीन में प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बोन मैरो फेलियर में ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपोसिस कम हो जाती है। मेगाकार्योसाइट से कम बनने से प्लेटलेट्स प्रोडक्शन भी घटता है और इसी वजह से बोन मैरो फेलियर में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस में स्ट्रोक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे तो एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन होगा और किसी भी वेसल्स में क्लॉट बनने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। एस्पिरिन लेने पर ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होता है। देखिए, एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन ए2 सिंथेसिस को रोकता है, जिससे कि प्लेटलेट आपस में जुड़ नहीं पाते और ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। स्प्लेनोमेगलिया में प्लेटलेट काउंट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि स्प्लीन ज़्यादा प्लेटलेट ट्रैप और डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिस वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब ज़रूरी होता है? सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में और जब हैवी ब्लीडिंग होती है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में थ्रोम्बोसाइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि जो बोन मैरो होती है वो बिना कंट्रोल के ज़्यादा मेगा कार्योसाइट्स बनाने लगती है।